सबको नमस्कार। आज का आपकी न्यूज का एपिसोड 800 है और तारीख 4 जून 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow on X platform आपकी न्यूज @news AAPKE। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। आतिशी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बोला था प्राइवेट स्कूल का जो पेरेंट्स है वो इतने सफर कर रहे हैं, इतने दुखी हैं क्योंकि उन लोगों का बच्चों का जो प्राइवेट स्कूल्स ने फीस इतना सारा बढ़ा दिया। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूल्स ने बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बचा जिसने 30%, 40%, 60%, 80% अपनी फीस ना बढ़ाई हो। तरह तरह के नए चार्जेस डाल दिए गए। कहीं पे AC का चार्ज, कहीं पे स्विमिंग का चार्ज, कहीं पे एक्टिविटी क्लासेस का चार्ज। आज दिल्ली का मिडिल क्लास त्रस्त हो चुका है क्योंकि वो अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा। 40-40 डिग्री में माता पिता स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं रहा। माता पिता कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आखिर कहा कि जब तक सरकार कोई ऑर्डर नहीं पास करती है तब तक हम कैसे निर्देश दे सकते हैं। तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की साठगांठ है, जिसकी वजह से बेलगाम तरीके से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। दिल्ली का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने वेस्ट जोन, सिटी, सदर जोन, करोल बाग जोन और रोहिणी जोन, ये इस जगह में उन्होंने काउंसलर्स को जीता है। 15 काउंसलर्स जो है आम आदमी पार्टी छोड़ के एक नया ग्रुप बनाए थे बीजेपी का सपोर्ट से, और वो करने के बावजूद हमने 5 जोन में से 4 जोन में हम जीत गए हैं। और ये जो नया ग्रुप है वो अपना अकाउंट भी खोल नहीं सका। रोहिणी जोन भी जीत गए हैं, करोल बाग और सदर जोन। दिल्ली में बुलडोजर कंटिन्यूअस चल रहा है। जो गरीब रेडी पटरी वाले हैं, जो ट्रक चलाने वाले हैं, झुग्गी में रहने वाले हैं, ये जो गरीब से गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है। और ये गरीब लोग बहुत आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसको सुनने वाले कोई नहीं। तो अभी भी लोग जो है रिग्रेट कर रहे हैं क्यों बीजेपी को हमने वोट किया था। जब केजरीवाल थे उस समय 10 साल में कोई भी बुलडोजर चला नहीं सका, कोई भी रेडी पटरी या झुग्गी के ऊपर। ये टाइम्स एक्सप्रेस की एक कहानी है, मतलब इसमें लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, ये सभी आर्टिकल्स लिखा हुआ है, सब डिटेल्स दिया गया है। मई 31 को सीएम रेखा गुप्ता बताई थी कि कोई भी एक सिंगल झुग्गी भी नहीं तोड़ा जाएगा। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब अपने 100 दिन पूरे किए तो उस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी ने कहा और साफ शब्दों में कहा, दिल्ली में एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी जाएगी। ये बात उन्होंने 31 मई को कही और 1 जून को यानी कि कल
हम सब ने देखा किस तरीके से सुबह 6 बजे बारापुला स्थित मद्रासी कैंप के अंदर दर्जनों बुलडोजरों ने पूरी की पूरी 800 झुग्गियां तबाह कर दी, लोगों को बेघर कर दिया। ये वही कैंप है जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और उसके चुनाव के प्रत्याशी ने वहां पे हर घर में जहां झुग्गी वहां मकान का कार्ड बांटा। एक एक झुग्गी वाले को यह आश्वासन दिया गया कि जहां झुग्गी वहीं मकान। आपकी न्यूज में हम हमेशा लगातार यमुना रिवर का डेट स्टैंप के साथ वीडियो पेश करते हैं। ये 1 जून 25 का आप यमुना का वीडियो देख सकते हैं, पूरा झाल भरा हुआ। वाजीपुर में बुलडोजर अभी भी चल रहा है। तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो तब से लेके जो गरीब लोगों का दिल्ली में उन लोगों का लाइफ जो है बहुत कठिन हो गया है। ये उनको गरीब लोगों का जो छत है और जो नौकरी है ये सब उजाड़ने का चक्कर में ये लोग एंगेज है। बीजेपी गवर्नमेंट कोई नया नौकरी नहीं दिला पाया, कोई नया घर नहीं दिला पाया, लेकिन जो घर है जो 50 साल से है उसको भी उड़ाने का काम कर रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा था इंडिया अभी वेलफेयर स्टेट रह गया कि नहीं रह गया। दिल्ली का जो मद्रासी कैंप में आप डिमोलिशन देखेंगे तो उससे पता चलता कि इंडिया में क्या हो रहा है, गरीब लोगों को क्या मिल रहा है। उन लोगों का घर, उन लोगों का नौकरी दोनों छीन दिया जा रहा है। और ये मद्रासी कैंप में जो रहने वाले हैं वो जाके डिमोलिशन होने के बाद एक आश्रम में रहने लगा। तो वो आश्रम में पहले 4,000 रुपया महीने को लेते, अभी वो आश्रम वाले 8,000 लेने लगे। तो ये लोग कहाँ जाएं? ये स्लम्स जो है बारापुला ब्रिज उसके पास है, वो उनको पूरा एक राग बना रखा है ये लोग सिविक अथॉरिटीज। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर भी ऐसा आया था। और अभी कितने सारे चैलेंजेस हैं उन लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए। डिपॉजिट और रेंट इतना ज्यादा है कि ये लोग जाके दूसरी जगह लेने के लायक भी नहीं है। उन लोगों का नौकरी भी करने लायक नहीं है, क्योंकि पहले रहेंगे कहाँ। और वहाँ के लोग बता रहे थे कि उसमें से 150 लोग ये आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। ये लोग ड्राइवर का काम करते हैं, रेडी पटरी का काम करते हैं। ये पिछले 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। एक रूम में वो लोग रहते हैं, कितने सारे पूरा परिवार। उनको वो रूम का भी अभी नसीब नहीं है। अभी पंजाब का समाचार इस प्रकार है। एक व्हाट्सएप में एक चैट बॉट शुरू किए थे पंजाब गवर्नमेंट में। इसमें आप कॉन्फिडेंशियली, मतलब बिना किसी का पता चले, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं पब्लिक कि ड्रग का सेल अपना नजदीक में कहाँ हो रहा है। तो इसके तहत ये चैट बॉट के तहत 7,635 कॉन्फिडेंशियल टिप्स आए थे, जिसमें जो ड्रग्स का व्यापार चल रहा था। तो ये उसके ऊपर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 1,596 FIRs किए थे और 1,840 लोगों को अरेस्ट किए थे। एक बहुत ही बढ़िया ये एक मेथड है। आपको कुछ करना नहीं है। आपके अगर नेबरहुड में कोई ड्रग का सेल हो रहा है तो ये आप पंजाब गवर्नमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप, वो जो नंबर है उसमें आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिएगा तो बस पुलिस अपना एक्शन कर ले। पंजाब में सोशल मीडिया वॉरियर्स मास्टर्स द आर्ट ऑफ डिजिटल वॉरफेयर, ये एक पटियाला में एक मीटिंग हुआ था। तो इसमें सोशल मीडिया वॉरियर्स को ट्रेनिंग दिया गया और कैसे ये डिजिटल वॉरफेयर करना है इसके ऊपर। लैंड पूलिंग स्कीम एक शुरू किया पंजाब गवर्नमेंट में। इसके द्वारा ये पूरा गेम चेंजर बन गया है फार्मर्स के लिए।
तो इसमें क्या होता है कि एक किसान है, वो अपना 1 एकड़ जमीन अगर गवर्नमेंट को बेचा तो उनको 1000 स्क्वायर यार्ड्स का एक प्लॉट मिलेगा और एक कमर्शियल जगह प्लॉट मिलेगा 200 स्क्वायर यार्ड्स का रिटर्न में। फिर वो गवर्नमेंट उसी एकड़ का लैंड में बहुत ही अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी। इसमें रोड बनाएगी, बिजली का कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीवेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क सब करके डेवलप करेगी। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा इसके साथ। अब ये करंट जो कलेक्टर वाला रेट है एग्रीकल्चर लैंड का, वो 30 लाख है पर एकड़। तो इसका मार्केट वैल्यू जो है 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक चल रहा है। लेकिन ये डेवलपमेंट करने के बाद जो रेसिडेंशियल प्लॉट का जो फार्मर, जो किसान को जो मिलता है, उनको तकरीबन 3 करोड़ मिलेगा, 30,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। और कमर्शियल प्लॉट्स को 1.2 करोड़ मिलेगा, मतलब 60,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड फॉर 200 स्क्वायर यार्ड। ये ट्रांसलेट ये हुआ कि जो टोटल वैल्यू एक किसान को जो 1 एकड़ का जमीन दिया है उसको 4.2 एकड़ पर रुपीज पर एकड़ मिलेगा। ये 3 to 4 टाइम्स देन द करंट मार्केट रेट। ये बहुत ही बढ़िया डायरेक्ट मॉनेटरी गेन है। और ये किसान जो है कोई दलाल के साथ, कोई ब्रोकर के पास जाना नहीं पड़ता है, कोई कुछ नहीं करना पड़ता। ये गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं और उनको 3 से 4 गुना मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट दे रही है। एकदम साफ है, इसमें कोई चीटिंग होने की संभावना नहीं है। किसान के लिए बहुत ही बढ़िया सिस्टम ये पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था। ये तो पूरा इंडिया में चालू करना चाहिए वैसा वाला स्कीम। इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि मान साहब का जो गवर्नमेंट लैंड पूलिंग पॉलिसी उन्होंने जो शुरू किया है, इसके तहत लैंड माफिया खत्म हो जाएगा और फार्मर्स को, किसान को डायरेक्ट प्रॉफिट्स वर्थ करोड़ ऑफ रुपीस मिल जाए। एक आम आदमी पार्टी लुधियाना वेस्ट असेंबली में एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है कि वहां का कई सारे कांग्रेस लीडर्स और बाकी पार्टियों के एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, वो सभी लोग आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है। ये सेकेंड टाइम हुआ है, इसका पहले लॉयर्स भी ज्वाइन किए थे। ये सब गुड न्यूज है। जब भी बाहर का दूसरों पार्टियों का लोग ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब हम आम आदमी पार्टी मजबूत है उस जगह में। पंजाब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाला है जो इंडस्ट्रियल प्लॉट ओनर्स के लिए। इसमें क्या है, आप अप्लाई करके क्लबिंग, डी क्लबिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास ये पॉलिसी में ऐसा है कि आपको किसी के साथ एडजेसेंट प्लॉट्स के साथ क्लब करना है, नहीं करना है, ये सभी चीज शेड्स और बूथ छोड़ के प्लॉट्स के लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल काम होता है इसमें क्लबिंग करने से और डी क्लबिंग करने से भी। फरीदकोट हॉस्पिटल में एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट एक 3 टियर फर्स्ट 3 हमारे मशीन्स आए हैं। ये टेस्ला कंपनी का है। ये गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदकोट को ये चीज मिला है। ये पहला वाला मशीन है और 2 मिलने वाले हैं। एक एलिवेटर है, वो सेटअप किया गया है शॉप्स मोहाली में। ये एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, ये ऑटोमेटिक बिल्डिंग जो डोर्स, जो कोने एलिवेटर इंडिया का जो होता है, जिसमें बहुत अच्छा मॉडर्न तरीके से आप ऑफिसों को चला सकते हैं, ये शुरू हुआ है। 21 करोड़ का एक रोड का काम शुरू हुआ है। इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। ये हरभजन सिंह जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है, उन्होंने बताया था। ये गहरी मंडी, जब्बोवाल, देहरीवाल, मेशापुर रोड जो मेहता रोड के ऊपर है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, उसको डेवलप किया जाएगा। इसका जो टोटल कॉस्ट रहेगा 17.65 करोड़, उसमें से 21 करोड़ टोटल है और 17 जो है वो एक ये वाला रोड के लिए है और टोटल जो लेंथ है रोड का 20.8 किलोमीटर। तो ये
प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। 6 महीने में बनाने का आदेश दिया गया है। आम आदमी पार्टी गुजरात का समाचार ये है कि आप गोपाल इटालिया को खूब डोनेशन दीजिए। यहाँ उसका डिटेल्स दिया है कैसे देना है। डोनेशन बहुत आसान है, एक स्कैन करने का है और उसमें जीपे या जो भी फोन पे कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो गोपाल इटालिया है हमेशा तो विधानसभा विसावदार का जो मुद्दा है उन्होंने उठाया। आप अगर गोपाल इटालिया को चुनेंगे तो विसावदार का मुद्दा तो उठाएंगे ही, लेकिन पूरा गुजरात का उन्होंने मुद्दा उठाएंगे और ये डरने वाले नहीं, एक हीरो टाइप का आदमी है करके केजरीवाल ने उनका सभा में कहा था। अब आम आदमी पार्टी बिहार का समाचार। खथियार में एक अच्छा सा पद यात्रा चल रहा था। इसमें जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं, जो काम की राजनीति, शिक्षा, इलाज और गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों के पास पहुंचाना और इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली का चार्जेस है उसको कम करना, फ्री में देना और अनएम्प्लॉयमेंट को और माइग्रेशन को कम करना और क्राइम और कास्ट कम्युनिटी पॉलिटिक्स को खत्म करना, ये है बोल के वहाँ एक कटिहार में आम आदमी पार्टी का मीटिंग्स और पदयात्रा चल रहा है। यहाँ हमने एक वीडियो दिया है जिसमें जो लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं बिहार में भी केजरीवाल यात्रा, वो है एक पदयात्रा का नाम। ये किशनगंज में तीसरा दिन चल रहा है। अरेरिया और चौथी दिन अरेरिया में चलेगा। ये चीज बिहार का आम आदमी पार्टी का लीडर रीना श्रीवास्तव ने कहा था, उनका वीडियो यहाँ रखा हुआ है। अब आम आदमी पार्टी यूपी की बात करते हैं। यहाँ राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने बताया था कि ये ब्रिज प्रोविंस एक मीटिंग किया था। इसमें ये बताया कि जो हेट पॉलिटिक्स जो बीजेपी में चला रहा है हिंदू मुस्लिम टाइप का, उसको हमको नकारना है, बाजू में रखना है और हम लोगों को अपना बच्चों का शिक्षा के बारे में सोचना है, हम लोगों को सस्ता बिजली के बारे में सोचना है, साफ पानी के बारे में सोचना है और किसानों के भलाई के लिए सोचना है और इलाज, फ्री इलाज के लिए सोचना है। तो ये ऐसा करेंगे तो जो भारतीय झगड़ा पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में, उसको निकाल के फेंक देना है, ये संजय सिंह ने बताया। फिर अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर आते हैं। जेएनयू का एक प्रोफेसर है अरुण कुमार, उन्होंने जीडीपी के बारे में बता रहा था। तो गवर्नमेंट ने उनका किताबों को पूरा फर्जी कर रहे हैं। कुक्ड बुक्स बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब वो जो किताबें हैं उसको जो वहाँ के जो भी वहाँ का जो फिगर्स हैं जीडीपी का, इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो और उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। जीडीपी को 42% बढ़ गया है करके बोल रहे हैं। ये सही हो सकता है क्या, तो ये पूछ रहे हैं। और दूसरा चीज ये प्रोफेसर अनिल कुमार ये बोल रहे हैं कि हमारा जो 42% इंक्रीज करके जीडीपी का नंबर दिखा रहे हैं, तो इसमें से 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जीडीपी बनता है। ये कोई जापान के नजदीक में नहीं है, ये इटली तक आता है। जापान का मतलब जो 4th जो प्लेस है वर्ल्ड में, वहां तक नहीं पहुंच रहा है। इसका आप ये चीज समझिएगा कि ये जो गवर्नमेंट बता रही है और आईएमएफ को ये लोग गवर्नमेंट फिगर्स दे रहे हैं, तो आईएमएफ भी वही चीज बोल, ये सब गलत फिगर्स है। तो अरुण कुमार इसलिए ये बोलते हैं, उनका जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि आप देखिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो तो डिक्लाइन हो ही रहा है, वहाँ का जो लोग काम करते हैं वो, उसके साथ साथ जो एग्री को छोड़ के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम है, जैसे लेदर इंडस्ट्री में कई सारे लोग काम करते हैं, तो वो सभी वर्कर्स जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो वैसे ही वो जो काम करने वाले एग्रीकल्चर छोड़ के काम करने वाले अनऑथराइज्ड सेक्टर का, वो भी कम होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। तो इसलिए हमको जीडीपी का जो क्लेम जो गवर्नमेंट कर रहे हैं उसको हमको रीअसेस करना पड़ेगा। मतलब
हमको फिर से उसको सही ढंग से देखना पड़ेगा। वो फिगर सब फर्जी है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है और इसके वजह से ये नहीं हो सकता कि जीडीपी बढ़ेगा। ये जो G7 है उसमें मोदी जी को इस दफे इनविटेशन नहीं, इसका मतलब मोदी जी जाके वहां फोटो नहीं खींच सकते हैं और मोदी जी जाके जो वर्ल्ड लीडर्स है उनको इनअप्रोप्रिएटली उसको हग नहीं कर सकते हैं, गले नहीं मिल सकते। ये G7 समिट होता क्या है? ये G समिट ये है कि एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, 7 देश का एक ग्रुप है ये। इसमें पहले 8 थे, अभी 7 हो गए। तो ये इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूएस ये रहते हैं। इन लोगों का प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन ये सभी इसमें मिलते हैं। और इंडिया तो G7 में मेंबर नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ये जो G7 जो है, पहले जो G8 था, ये इंडिया को हमेशा हमेशा बुलाते थे क्योंकि इंडिया एशिया में बहुत बड़ा कंट्री है, आबादी में और डेमोक्रेसी है, सब कुछ है इसलिए। तो इसमें इनविटेशन हमेशा मिलता गया। प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी हमेशा हर G7 समिट है 2019 से लेके अभी तक वो जाते गए, चलते गए वो। लेकिन और इसमें एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनता है इंडिया का और एक की पार्टनर बनने में। तो इसमें ऐसा चीज डिस्कस किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज को कैसा हम लोग उसके बारे में क्या करना है और टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसा काम करना है, मतलब हर देश को, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसा करना है, ये चीजों के ऊपर वहाँ डिस्कशन होता रहता है। तो 2025 का जो G7 समिट है वो जून 15 से 17 तक कैनस्कियस अल्बेट्रा कनाडा में होगा, लेकिन उसका ऑफिशियल इनविटेशन मोदी जी को अभी तक नहीं मिला है। तो ये एक 6 साल का जो चल रहा है रवैया उसके व्यतिरेक विरुद्ध में है। तो रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये जो इनविटेशन नहीं मिला है तो मोदी जी नहीं जा सकते क्योंकि कनाडा के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो खराब हो चुके हैं और इसकी वजह से कनाडा ने जो होस्ट कंट्री है इंडिया को नहीं बुलाया। और इसमें एक खालिस्तान का जो एक्टिविस्ट, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप का वो जो टेंशन भी चल रहा है, जो निज्जर का केस चल रहा है, तो इसकी वजह से भी बता रहे हैं। तो मजेदार बात यह है कि इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया को तो नहीं बुलाया, लेकिन साउथ अफ्रीका को बुलाया, यूक्रेन को बुलाया, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया। ये सभी कंट्रीज को ये समिट का इनविटेशन मिल गया है। तो इंडिया को अगर 2025 का समिट में अगर नहीं बुलाया गया तो ये जो बायलैटरल डिप्लोमेटिक टेंशंस जो है उसमें जरूर एक धक्का लगेगा और ये इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स के ऊपर धक्का लगेगा। आप मोदी जी का तो प्रेस्टीज तो छोड़ दो, वो तो तब का गया है इंटरनेशनल एरिना में। फिर ये ग्लोबल जो चैलेंजेस है उसमें एक गेस्ट जैसा एक पार्टिसिपेट करके अपना बात रखने का मौका है वो निकल गया है। और ये आजकल का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है, ये सभी के ऊपर बहुत बड़ा धक्का होने वाला है। सोफिया कुरैशी के ऊपर जो कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन लोगों को तो कुछ नहीं किया अभी तक, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, कोई पुलिस केस नहीं, एफआईआर नहीं, एफआईआर होगा तब भी अरेस्ट नहीं, ये सब तो ठीक है। लेकिन बेशर्मी से उनका जो फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करके एक रैली में एक फुटेज लगाने का, फुटेज अर्न करने का पिछले महीना ये काम किया गया है। तो ये पॉलिटिक्स ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो हो रहे हैं पिछले महीने से, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है बीजेपी की तरफ से। ये 2019 में भी हुआ था, वोट बटोरने का, बालाकोट का नाम से, आर्मी का नाम से, एयरफोर्स का नाम से, वही चीज
2025 में भी वोट बटोरने का आर्मी का नाम से वो चल रहा है बीजेपी। अडानी का बॉन्ड्स के अंदर LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 5,000 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये 5,000 करोड़ आपका और हमारा पैसा है। अभी देखेंगे कि वो डूबेगा कि नहीं डूबेगा, क्या होगा इसका ये इन्वेस्टमेंट का। ये 15 डोमेस्टिक पोर्ट्स और टर्मिनल्स और उसी को डेवलप करने के लिए इजराइल, टंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका में ये पोर्टफोलियो काम करेगी। इसके ऊपर ये पैसे लगा दिया जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट का एक मिशन है, उसका नाम जल जीवन मिशन। वो एक मिसाल बन गया है हजारों करोड़ों का करप्शन का। इसमें कई सारे सवाल उठ रहा है और बहुत करप्शन चल रहा है यहाँ। लेकिन मोदी जी ने इलेक्शन में बोलते हैं कि हमने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वहाँ का जो पूरा मिनिस्टर्स और बीजेपी के लोग इतने सारे पैसे खा ले रहे हैं। ये दैनिक भास्कर का समाचार है। जीडीपी के ऊपर और एक न्यूज थोड़ा सा बताएंगे हम। ये जो स्टार्टिंग सैलरी जो आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका कोई युवा आईटी में काम करना चाहते हैं, उनका इंजीनियरिंग करने के बाद, बीएससी करने के बाद, वो जो उसको पहला जो मिलता था सैलरी, फर्स्ट सैलरी मेरे ख्याल में 25-30 हजार महीने में मिलता था। वो पिछले 10 साल से बढ़ा नहीं है, उतने का उतना ही है। 10 साल पहले भी युवा का इंजीनियरिंग के बाद फर्स्ट सैलरी 25,000 मिलता था और अभी भी 10 साल के बाद भी यही मिल रहा है। लेकिन उसका जो फीस है, जो इंजीनियरिंग जो भी पढ़ने का, और उसका जो एक्सपेंसेस है वो सभी बढ़ चुका है। तो एजुकेशन कॉस्टली हो गया है, लेकिन जॉब जो है वहीं का वही है। फिर ये फिगर्स जीडीपी कैसे बढ़ रहा है? अगर ये ऐसा युवाओं का बड़ा ये जो स्टेट चल रहा है इतना बुरा है, तो जीडीपी का फिगर कैसा बढ़ रहा है? तो जो एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो युवाओं के लिए कितना पुअर है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो लार्ज जो कंपनीज रहते हैं, ये इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ये बेनिफिट जो है बिजनेसमैन को जा रहा है, लेकिन जो जॉब करते हैं वहां, वो ये बिजनेस को बड़ा करने वाले यही लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो हमारा जीडीपी बड़ा होने का ये जो रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये क्या है कि बिजनेस को बहुत ज्यादा, बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है, कंपनियों को, कॉर्पोरेट्स को फायदा हो रहा है। और एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें काफी एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ कोविड का टाइम में भी बिलियनियर्स बढ़ गए हैं। करोड़ों लोगों का सुनने में आया कि 7 करोड़ लोगों का जॉब्स खत्म हो गया है कोरोना टाइम में, और वो अभी भी वही स्टेटस को बना हुआ है। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। हमारे देश के 26 लोगों को पहलगाम में बेरहमी से मार दिया गया, टेररिस्ट। इसको समझाओ बोल के ये चीजों को पूरा दुनिया में बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वर्ल्ड टूर बनाया। इसमें जो भी अपोजिशन लीडर्स है उनको बाहर भेजा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं वहां जाके, वो लोग जाके अपोजिशन लीडर्स को उस कंट्री में, या उस कंट्री का, मान लीजिए इटली गए, इटली का प्रेसिडेंट को या अपोजिशन लीडर को या वहां का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बड़े रहते, उनसे नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ ANI को कुछ बाइट्स देते हैं। वो ANI जाके आपको और हमको सुनाते हैं। और ये एक वीडियो में हमने ये दिया है, टैक्स पेयर्स का पैसे करोड़ों खर्च करके अच्छे से होटल्स में रह के ये लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और वहाँ ANI को बैठ दे के वापस दूसरा कंट्री जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कर दिया इन लोगों का मुंह बंद करने का, एक बहुत बढ़िया अपोजिशन का। पहलगांव के ऊपर बात मत करो, सोफिया कुरैशी को जो अपमान किया उसके ऊपर बात मत करो, आप फॉरेन ट्रिप करके मजा करो। अदानी ग्रुप को और एक धक्का लगने वाला है, ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया है कि US प्रोसिक्यूटर्स जो है उसको लीगली उसको देख रहे हैं, अदानी कर क्या रहा है। वो लोग
ये प्रोसिक्यूटर्स का कहना यह है अमेरिका का कि ये जो मुंद्रा पोर्ट है उनसे वो ईरान से एलपीजी गैस मंगवा रहे हैं अदानी, ये है सैंक्शंस के विरुद्ध है। अमेरिका का सैंक्शंस को उन्होंने विरुद्ध में उनको ना मानते हुए अदानी क्या कर रहा है, ईरान से एलपीजी गैस मुंद्रा पोर्ट से मंगवा रहा है। अगर ये चीज साबित हो गया तो अदानी साहब के ऊपर और एक बहुत बड़ा केस होने वाला है अमेरिका में। अभी अंत में हम एक समाचार देंगे, आप इसको खुद ही जज कीजिए ये खबर अच्छी है या बुरा है। यहाँ आपको एक वीडियो बता रहे हैं, इसमें एक पतला सा दुबला सा एक युवा है, उनका नाम अब्दुल मलिक है। वो मैथमेटिक्स के टीचर है, केरला का है। वो हर दिन पिछले 20 साल से काडुलुंडी एक वहां का नदी है उसको पार करके स्कूल में जाता है। वो करता क्या है, वो नदी के इस पार रहते हैं, अपना कपड़ा निकालते हैं, किताब कपड़ा एक थैली में डालता है, फिर वो नदी को जहां पानी आपका कंधे तक आता है, कंठ तक आता है, वहां उन्होंने पैर चलते चलते नदी को पार करता है, फिर वहां कपड़ा पहन के स्कूल में जाता है। ये 20 साल से कर रहा है अब्दुल मलिक। उनको आप सलाम करेंगे, उनको आप दाद देंगे, बहुत बढ़िया बोलेंगे, गुड न्यूज बोलेंगे उनका साहस का, उनका डिटर्मिनेशन का, या आप ये बोलेंगे कि ये क्या पैथेटिक कंडीशन है कि इतने सालों में केरला गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां एक पुल नहीं बना पाया, कि एक टीचर का ऐसा नौबत है कि 20 साल से वो नदी में कपड़ा उतार के जाना पड़ता है। ये क्या हालत है, ये आपको सोचने वाली बात। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।